सोचो एक ऐसे राज के बारे में जो इतना गहरा हो, इतना शक्तिशाली कि वो इंसानी सभ्यता की बुनियाद ही बदल दे। एक ऐसा राज जिसे सदियों से फौजें नहीं बल्कि सिर्फ ज्ञान ने बचाया हो, और एक ऐसी गुप्त संस्था जो आंखों के सामने होते हुए भी पिछले 2000 साल से ज्यादा समय से इस राज की हिफाजत कर रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास में गहरी जमी एक पुरानी दास्तान है। हम इंसान हमेशा से ही ज्ञान के पीछे भागते हैं, नई खोजें, नए आविष्कार, लेकिन क्या हर ज्ञान अच्छा होता है? क्या हर खोज इंसानियत के लिए फायदेमंद होती है, या कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती है जिन्हें छुपा कर रखना ही बेहतर होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्य की, द 9 अननोन। कौन थे ये लोग, क्या था इनका मकसद, और क्यों आज भी इनके वजूद पर बहस चलती है? आज हम इस रहस्य को डीप में जानेंगे, जहाँ साइंस, इतिहास और कल्पना एक हो जाते हैं। हम उन पुराने किस्सों को खोलेंगे, उन दावों को पारखेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में अशोका सम्राट ने एक ऐसी गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान को छुपा कर रखती थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच से भी ज्यादा रोचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं द मिस्ट्री ऑफ द 9 अननोन मैन की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे शासक से जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खून और ज्ञान दोनों से लिखा गया है, सम्राट अशोका। मौर्य वंश के इस महान राजा ने 3री शताब्दी पूर्व में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। उनका शुरुआती शासन, जैसे कि इतिहास बताता है, बेहद क्रूर और विस्तारवादी था। कालिंगा युद्ध में जहां लाखों लोग मारे गए, उनका शासन का सबसे बड़ा और भयानक अध्याय था। लेकिन कालिंगा युद्ध के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने हिंसा त्याग दी और बुद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने समझा कि ज्ञान जब गलत हाथों में हो तो कितना विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने देखा कि कैसे तकनीकी और वैज्ञानिक खोजें जो इंसानियत के लिए वरदान हो सकती है, युद्ध और तबाही का कारण भी बन सकती है। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे अनोखे विचार का, एक ऐसे गुप्त संगठन का, जिसे द 9 अननोन मैन के नाम से जाना गया। अशोका ने 9 ऐसे विद्वान और ज्ञानी पुरुषों को चुना जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। इनका मकसद था दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान को इकट्ठा करना, उसे सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि वो गलत हाथों में ना पड़े। साथ ही जो ज्ञान इंसानियत के लिए फायदेमंद हो उसे गुप्त रूप से आगे बढ़ाना, बिना किसी को इसका असली स्रोत पता चले। ये एक तरह से ज्ञान की रक्षा करने वाले और उनके दुरुपयोग को रोकने वाले थे। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूक्लियर एनर्जी के खतरे पर चिंता करते हैं। जब कोई नई शक्तिशाली तकनीक आती है तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। अशोका ने शायद तभी ये बात समझ ली थी कि ज्ञान को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई जहां ज्ञान का सही इस्तेमाल हो लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना हो। क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है? इसी सवाल के जवाब को हम आगे जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं द 9 बुक्स ऑफ सीक्रेट नॉलेज। तो ये 9 अनजान लोग यानी द 9 अननोन मैन कौन से ज्ञान को संजो कर रखते थे? कहा जाता है कि हर एक सदस्य एक अलग खतरनाक विषय पर लिखी एक किताब का ज्ञानी और उसका रक्षक था। ये किताबें सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा भंडार था जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया में तबाही मचा सकता था। तो चलिए एक एक करके इन किताबों के विषयों को समझते हैं। पहली किताब, इसमें शामिल था प्रोपोगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कैसे जनता के विचारों को प्रभावित किया जाए, उनकी सोच को बदला जाए और उन्हें बिना हिंसा के नियंत्रित किया जाए। सोचो आज के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के दौर में ये ज्ञान कितना शक्तिशाली हो सकता है। दूसरी किताब, इसका विषय था फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान, खास तौर पर नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें टच ऑफ डेथ जैसी तकनीक शामिल थी जहां सिर्फ एक स्पर्श से किसी को मारा जा सकता था। ये सुनने में फिल्मों जैसा लगता है ना? तीसरी किताब ये थी माइक्रोबायोलॉजी और अल्केमी पर, रोगों का इलाज या उन्हें पैदा करना और धातुओं को बदलना, जैसे साधारण धातु को सोने में बदलना। क्या ये एशियन साइंटिस्ट थे जो मॉडर्न साइंस से हजारों साल आगे थे? चौथी किताब, इसमें कम्युनिकेशन का ज्ञान था, खास तौर पर इंटरस्टेलर या इंटरडायमेंशनल कम्युनिकेशन। क्या अशोका के समय में ही लोग दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे? ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। पांचवी किताब, ये सबसे दिलचस्प हो सकती है, ग्रेविटी और लेविटेशन। इसमें एंटी ग्रेविटी तकनीक और विमानाश के राज शामिल थे, जिन्हें आज हम फ्लाइंग मशीन्स कहते हैं। क्या हमारे पूर्वज सच में हवा में उड़ने वाले यंत्र बना सकते थे? सोचा जाए तो विमानाश का जिक्र हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी इनका वर्णन किया है। क्या ये सिर्फ कल्पना थी
या फिर उन 9 अनजान पुरुषों के पास सच में ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा? अगर हाँ, तो सोचो आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे होती। छठी किताब, इसका विषय था कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान। कैसे ग्रह और नक्षत्र चलते हैं, समय और अंतरिक्ष के राज। क्या उनके पास ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज का ज्ञान था जो हमने अभी कुछ सदियों पहले ही खोजा है। 7वीं किताब, ये थी लाइट पर। कैसे प्रकाश को नियंत्रित किया जाए, उससे शक्ति पैदा की जाए या फिर डेथ रेस जैसी चीजें बनाई जाए। क्या ये लेजर टेक्नोलॉजी का एशियंट रूप था? 8वीं किताब, इसमें सोशियोलॉजी का ज्ञान था। समाज के विकास के नियम और जनता को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये किताब शायद सबसे खतरनाक थी क्योंकि ये सीधे इंसानी व्यवहार और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करती थी। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी किताब की, 9वीं किताब, मेटालर्जी और आर्किटेक्चर पर। कैसे ऐसा धातु बनाए जो कभी जंग ना खाए और ऐसी इमारतें जो हजारों साल तक खड़ी रहे। दिल्ली का आयरन पिलर इसका एक जीता जागता सबूत है जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है। ये ज्ञान अगर सच में मौजूद था तो ये सिर्फ अशोका के समय का नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन क्या इन किताबों का सच में कोई वजूद था या ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है जो समय के साथ और भी रोचक होती गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। द एविडेंस एंड द डाउट्स, फैक्ट्स और फिक्शन। अब तक जो हमने सुना वो सुनने में किसी साई-फाई थ्रिलर से कम नहीं लगता, है ना? लेकिन इस कहानी की जड़ कहाँ है? इसका सबसे पहला जिक्र मिलता है 1923 में टेलबट मंडी नाम के एक ब्रिटिश लेखक के नॉवल में, जिसका नाम ही था द 9 अननोन। मंडी ने अपनी किताब में इस गुप्त सोसाइटी और उनकी 9 किताबों का जिक्र किया और यहीं से शुरू होती है असली पहली उलझन। क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी या इसमें सच्चाई का कोई अंश था? किसी भी दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें उसका स्रोत देखना पड़ता है। मंडी के नोवेल एक फिक्शन पीस था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लेखक अपनी कहानियों के लिए पुरानी लोक कथाओं, दंड कथाओं या इतिहास के छोटे मोटे अंशों से प्रेरणा लेते हैं। तो क्या मंडी ने भी किसी ऐसी ही प्राचीन भारतीय दास्तान से प्रेरणा ली थी जो समय के साथ कहीं खो गई थी? कुछ लोग दावा करते हैं कि भारतीय इतिहास और ग्रंथों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो इस तरह के ज्ञान के मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथों में विमानास का जिक्र जो हवा में उड़ने वाला यंत्र था, या फिर दिल्ली का वो मशहूर आयरन पिलर जो हजारों साल से खड़ा है और उसमें आज तक जंग नहीं लगा। क्या ये सब उन्हीं 9 किताबों में लिखे गए ज्ञान का नतीजा था? क्या हमारे पूर्वज सच में इतने एडवांस थे? लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा, स्केप्टिसिज्म। ज्यादातर इतिहास और वैज्ञानिक इस कहानी को एक काल्पनिक रचना ही मानते हैं। इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी है। सबूत की कमी। इस गुप्त सोसाइटी या उनकी किताबों का कोई ठोस प्रामाणिक आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिला है। कोई पुराना शिलालेख, कोई ताम्रपत्र या कोई ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो सीधा सीधा इनका जिक्र करता हो मौजूद ही नहीं है। फिक्शन का प्रभाव। मुंडी का नॉवेल इतना लोकप्रिय हुआ कि उसने इस कहानी को एक सच्चाई की तरफ फैला दिया। अक्सर ऐसे होता है कि फिक्शन इतना प्रभावित हो जाता है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। सीक्रेट सोसाइटी का स्वभाव। गुप्त संस्थाएं गुप्त ही रहती है। अगर ये सच में इतनी शक्तिशाली और पुरानी होती तो क्या उनको कोई भी सबूत, कोई भी निशान नहीं मिलता? तो क्या द 9 अननोन मैन सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की कल्पना करने पर मजबूर करती है? या फिर क्या हो अगर वाला फैक्टर? क्या हो अगर ये सच में मौजूद थे और उन्होंने अपने ज्ञान को इतनी सफाई से छुपा कर रखा कि आज तक कोई उन तक पहुंच नहीं पाया? ये सवाल ही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें नहीं मिलती वो सबसे ज्यादा रहस्यमय होती है।